हेलो, गुड मॉर्निंग टू लफ़ी। कैसे हैं लोग? उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें जो 10th क्लास का भूगोल का जो सेशन चल रहा है उसमें पहला अध्याय हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके लोग, और पहले अध्याय का और 5 पार्ट में बटा हुआ है, यानी ये लगभग 6 पार्टों में है ना। पहला अध्याय जो है बटा हुआ है और 6 अध्याय जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि पहला चैप्टर का जो 6 भागों में बटा हुआ है और ये 6 भाग हम लोग पढ़ लेते हैं लोग, तो हमें लगता है कि 4-5 क्वेश्चन जो है ना सीधे सीधे ये पहले चैप्टर से ही पूछता है। पहला चैप्टर मतलब एक भाग में नहीं है, पहला चैप्टर 5-6 भागों में बटा हुआ है। पहला तो वो डाल दूँ, उसके बाद क ख ग घ अंग, ये सब एक एक करके डालूंगा, और बहुत लंबा लंबा चैप्टर है और इतनी ज़्यादा इसमें डाटा दी हुई है ना। लेकिन उतनी ज़्यादा डाटा को मैं इतने बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं पहला चैप्टर डाला था, उसमें बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया, बढ़िया रिस्पॉन्स आया। आप सभी भी अगर नहीं देखे होंगे तो उसको देखिएगा और प्लीज़ फीडबैक जरूर देते रहिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलता है। और फीडबैक अच्छा बुरा जो भी दीजिए आप दे सकते हैं ना, ये चैप्टर से रिलेटेड यानी हमारे पढ़ाने की शैली से रिलेटेड, इससे फीडबैक दीजिए। वरना कुछ बच्चे तो ऐसा है कि मोबाइल से पढ़ा रहे हैं कि लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं, मोबाइल है, अरे उससे क्या मतलब है। जहाँ से भी पढ़िए आपको फीडबैक ये देना है कि हमें जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई कमी लग रही है तो बताइए, बेहतर लग रहा तो भी बताइए, है कि नहीं है। कमी बताइएगा तभी जाके ना उसको थोड़ा सा इंप्रूव करूँगा, है ना। पता चलते रहेगा आपके फीडबैक की वजह से ही तो मेरे धीरे धीरे मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, उसको पढ़ाने की जो शैली और सुधार होगी। तो कोई किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कत लग रहा होगा, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन लग रहा होगा तो बेधड़क बोलिएगा, उसको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करता हूँ आज का टॉपिक, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब कई बार संसाधन का उदाहरण मैं दे चुका हूँ और यहाँ बात कर रहा है प्राकृतिक संसाधन का, ठीक है। यानी इस चैप्टर में पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानना है। वो संसाधन जो मानव नहीं बनाया है, प्रकृति ने हमें अपने आप से दिया हुआ है, जैसे पहाड़, नदी, झील, झरना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे प्राकृतिक संसाधन आ जाते हैं। उसमें पहला दिया है भूमि संसाधन। भूमि भी क्या है, प्रकृति ने अपने आप से दिया हुआ, ठीक है। तो ये भूमि क्या हमारे लिए संसाधन है, क्यों संसाधन है कि भैया भूमि हमारे लिए तो बहुत काम है। लोग भूमि मतलब मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी का तो दुनिया भर का काम है, घर बनाने से लेके वहीं पर रहने से लेके फैक्ट्री वगैरह सारा चीज़ तो भूमि के ऊपर ही है, और भूमि से बहुत सारे काम हो जाते हैं, है ना। भूमि पर खेती वगैरह करते हैं, दुनिया भर के काम है, ठीक है। जैसे कि कृषि, वानिकी, है ना, मतलब उद्योग धंधा, ये कृषि और वानिकी मतलब होता है बाग बगीचा, ठीक है, जंगल वगैरह, ठीक है। पशुचारण, मत्स्य, मछली पालन, खनन मतलब खनिज निकालना, वन्य जीवन, परिवहन जैसे आर्थिक क्रिया भूमि पर संपन्न होने के कारण ही, है ना, होता है। यही कारण है कि ये मौलिक संसाधन है। मतलब कह रहा है कि भूमि पर दुनिया भर के काम होता है, और ये बताने वाली तो बात है नहीं, ऐसे भी आप सभी को पता ही है, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ देखिएगा तो लिखा हुआ है भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप है। भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप है। अब देखो मानचित्र में जब पढ़ा जाता है ना, तब मानचित्र 3 प्रकार के, एक बार मैं बताया था शायद। और मानचित्र जो होता है ना, यानी मैप 3 प्रकार का होता है, एक भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। भौतिक मतलब वो चीज़ होता है जो प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई है, ठीक है सर ना, मतलब पूरी तरह से पहाड़, नदी, झील, झरना। तो यहाँ भी ये भौतिक स्वरूप की बात कर रहा है। जैसे नहीं पढ़ा जाता है कि भारत का भौतिक स्वरूप, इसका मतलब कि किस बारे में बात कर रहा है, उसकी जमीनी, उसकी स्थलाकृति के बारे में बात कर रहा है। उसी तरह कह रहा है कि संसाधन जो है भौतिक स्वरूप के बारे में देखेंगे तो पर्वत, पठार, नदी और घाटियों के बारे में समझेंगे, ठीक है। यानी जब भी भौतिक संसाधन बोलेगा यानी पर्वत, पहाड़, नदी, झील, झरना, इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसके विविध स्वरूप जलवायु से भी प्रभावित होती है। भारत भूमि संसाधन में संपन्न है, मतलब हम लोग, ये हमारे देश में ज़मीन अच्छा खासा है, मतलब है कि नहीं। यहाँ पर कुल भूमि जो है 43% जो भाग है ज़मीन है ना, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिख दिया हूँ मैं। जो मैदानी भाग है वो कितना है, 43% है। पठारी भाग जो है 27% है, और पर्वतीय भाग जो है वो 30% है, ठीक है। अब ये पर्वतीय भाग है ना, ये 2 भागों में बटा हुआ है। पर्वतीय भाग को एक को पहाड़ी भाग बोलते हैं, एक को बोलते हैं पहाड़, और एक को बोलते हैं पर्वत, ठीक है। एक को बोलते हैं क्या भैया, एक को बोलते हैं पहाड़, इसको ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। ये पर्वतीय भाग भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक को बोलते हैं पहाड़, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं पर्वत, ठीक है। अब पर्वत बोला जाएगा ना तो लगभग 11% है। कितना भैया, लगभग 11% है। अब बाकी जो बच गया, इसके अलावा जो बच गया है ना 19% वो क्या हो जाएगा, पहाड़ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ देखेंगे तो देखिए ये 43% मैदानी भाग और 30% पर्वत, दोनों मिला के पर्वत में पर्वत और पहाड़ दोनों है, और पठार 27%, तो ये हो गया लगभग नहीं, पूरा 100% हो गया, ठीक है कि नहीं है। तो उसी चीज़ की बात कर रहा है, एक एक करके दिया हुआ है कि 30% क्या है पर्वतीय क्षेत्र है, तो है ना। आगे जी 27% क्या है, तो पठारी भाग है, ठीक है। ये चीज़ें मैं बता ही दी आप लोगों को। अब मिट्टी का निर्माण, सिंपल समझिए मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। देखो जो चट्टान होता है ना, चट्टान मतलब क्या, पहाड़ होता है, पहाड़ चट्टान जो होता है, वो चट्टान क्या होता है, टूटता है। टूट के जैसे बड़ा सा चट्टान टूटा, नीचे आते तो वो टूट के छोटे छोटे टुकड़ा में बच गया, और वही छोटा छोटा टुकड़ा फिर टूटते बालू की तरफ महीन कण हो जाता है। बार बार वो टूटते महीन कण हो गया। महीन कण ही बाद में धीरे
धीरे तापमान के कारण दबाव कर, जैसे मन को बारिश हुआ फिर सूख गया, फिर भींगा, फिर सूखा, फिर ठंडा पड़ा, फिर गर्मी पड़ा, उससे क्या होगा ना, वो चट्टान जो बालू के रूप में, बालू के कण में हुआ है, वो धीरे धीरे करोड़ों वर्षों के बाद एक मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब जिस कलर का चट्टान होगा वैसा मिट्टी होगा, है ना। जैसे बेसाल्ट चट्टान करिया रंग के है तो काली मिट्टी, लाल कलर का चट्टान तो लाल मिट्टी, है ना। लाल मिट्टी ही बाद में पीली मिट्टी हो जाती है कि नहीं है। तो जिस कलर के चट्टान होते हैं मोस्टली उसी कलर के मिट्टी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है, मृदा जो है एक परितंत्र, एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी से सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, मृदा कहते हैं। मतलब अगर असंगठित पदार्थ मतलब कि संगठित रूप से नहीं है, मतलब इधर उधर छिटाइल मिटाइल, है ना, तो उस सबसे ऊपरी परत को सिंपल समझिए कि सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं लोग, मृदा बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो असंगठित रूप से है, मतलब कहीं ऊबड़ है, कभी खाबड़ है, कहीं बराबर है, कहीं खाल है, कहीं ऊंच है, असंगठित है, तो उसको क्या बोलेंगे लोग भैया, उस परत को बोलेंगे लोग मृदा। ठीक है ना। मृदा ये मिट्टी के सर्वाधिक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, और ये मिट्टी क्या है तो नवीकरणीय संसाधन यानी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, यह न केवल पौधे का विकास का माध्यम बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव जंतुओं का समुदाय का भी पोषण भी है। मृदा निहित उर्वरता मानव आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करता है और देश की नियति का भी निर्धारण करता है। इसे नष्ट होने के साथ हमारी संस्कृति दोनों भी नष्ट हो जाएगी। अतः मृदा एक जीवन तंत्र, मतलब मिट्टी नहीं रहेगा तो फिर काहे का जिंदगी। अब मिट्टी नहीं रहेगा तो खेती बड़ी कहाँ से होगा, खेती बड़ी नहीं होगा तो खाइएगा कुछ ही, है कि नहीं है। हमेशा थोड़ी अब मशीनें द्वारा बनते रहेगा, है ना, उसके लिए भी तो मिट्टी चाहिए। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि का पूर्ण जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर मृदा निर्माण लाखों वर्ष लग जाता है, मतलब 1 सेंटीमीटर मिट्टी मतलब में लाखों वर्ष लग जाता है। चट्टानों को टूटने फूटने भौतिक रासायनिक जैविक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि मैं अभी जस्ट बताया। भूगोलविद यानी भौगोलिक जो वैज्ञानिक जो होते हैं लोग, वो कहते हैं कि ये अत्यंत धीमी प्रक्रिया, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ वर्ष लग जाता है, तो धीमी प्रक्रिया तो है ही, जाहिर सी बात है कि नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया है मृदा निर्माण के कारक, है ना, उच्चवच धरावल, उच्चवच और धाराकृति, और उसको मूल सेल या चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव, खनिज, समय, ये सारी चीज़ों की वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। उच्चवच मतलब होता है उबड़ खाबड़ जमीन, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उबड़ खाबड़ स्थल। और मूल सेल या चट्टान मतलब चट्टान तो जन्मे करते हैं। जलवायु मालूम है, वनस्पति मालूम है, जैव पदार्थ मतलब जीव जंतु वाला जो पदार्थ होते हैं, खनिज खंड मालूम है, समय, इन सभी की वजह से मिट्टी का निर्माण होता है। मतलब सभी जो है धीरे धीरे करोड़ों वर्षों के बाद में परिवर्तित हो जाते हैं एक मिट्टी के रूप में। ठीक है, यहाँ फोटो दिया हुआ है ना, ये जो फोटो दिया हुआ है ये मिट्टी का प्रकार दिया है। मिट्टी का एक्चुअली प्रकार कहने का मतलब क्या है ना, कि जैसे मिट्टी कोड़ेंगे धरती में से, क्या हो जाएंगे, ऐसे मिट्टी ले लिए, कुदाड़ ले लिए, कोड़ना शुरू कर दिया, तो सबसे ऊपर कोड़ेंगे तो आपको ऊपरी मिट्टी मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, सबसे ऊपर। और तीन सौ भीतर घुस गए, और भीतर घुस गए तो बालू और गाद मिर्च का मिलेगा, मतलब बालू और थोड़ा गंदगी टाइप का मिट्टी मिलने लगेगा अंदर, जिसमें बालू वालू मिक्स रहेगा। ठीक है, और नीचे खोद दिए तो और नीचे खोदते खोदते चले गए, है ना, मशीन से कोड़ने लगे तो उस वो मिलेगा क्या, चट्टान मिलेगा। वो चट्टान होगा अपक्षयित चट्टान। ठीक है, अपक्षयित चट्टान हो जाएगा। ठीक है, और नीचे चले गए तो अपक्षय रहित चट्टान मिलेगा, मैंने उसमें अपक्षय नहीं मिलेगा। अब अपक्षयित चट्टान और अपक्षय रहित चट्टान में अंतर क्या होता है। अपक्षय मतलब क्या होता है ना, जो ये ऊपर वाला चट्टान मिलेगा ना, ये थोड़ा सा खराब हो गया रहेगा, लेकिन भीतर ये जो चट्टान जो होगा ना, वो कठोर होगा, हार्ड होगा, यानी सबसे भीतर चट्टानी भाग। उसके ऊपर आइएगा तो हल्का सा चट्टान खराब मिलेगा, यानी अपक्षयित चट्टान मिलेगा। उसके ऊपर आइएगा तो बालू के हल्का हल्का कण मिलेगा और हल्का हल्का मिट्टी मिलेगा। ठीक है, सबसे ऊपर आइएगा तो मिट्टी है कि नहीं, धरती के ऊपर। ठीक है ना, जब कभी कल का पाइप जो हलाया जाता होगा ना, तो आप देखिएगा उसमें जब ऐसे पाइप निकलता है ना, देखना नीचे से बालू भी निकलता है। ठीक है, और बालू निकलने के बाद अब बोलता है कि बलू वाला पानी मिल गया, और उसके भीतर और जाता है, चट्टान को तोड़ के नीचे ले पहुँचता है, तब कहता है कि अब हाँ अब आ गया पानी, आ गया बढ़िया साफ पानी आ गया। ठीक है, तो आप देखते होंगे, मिलाते होंगे, है ना, जब पाइप जाता है तो मिट्टी रहता है, मिट्टी के अंदर जाता है तो बालू मिलता है, बालू के अंदर जाता है हल्का हल्का चट्टान मिलता है, और चट्टान के भीतर जाता है तो ओरिजिनली चट्टान जो रहता है वो नीचे में रहता है। ठीक है, इसी के बीच में आसपास में पानी मिल जाता है, जहाँ से हम लोग को नल से पानी निकाल लेते हैं लोग, कल से। ठीक है, आगे आते हैं लोग, आगे समझने की कोशिश करते हैं लोग। ये सारी चीज़ें दी हुई कि तापमान वगैरह को जो होता है हिम। अभी एक एक बात को समझ लेते हैं। तापमान मालूम है आप लोगों को, प्रवाहित जल क्रिया मालूम है, जल मतलब बहते रहता है, पवन मालूम, हवा, हिमनद मतलब होता है बर्फ जो मतलब पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती है ना, उसको बोलते हैं हिमनद, यानी हिम मतलब होता है हिमालय, यानी पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ हिमनद कहलाती है। अपघटन मतलब होता है टूटना उठना। ठीक है, अन्य क्रियाओं भी ये ऐसे तत्व है जो मिट्टी के निर्माण में मतलब सहयोग देते हैं। ठीक है, ये सभी मिट्टी के निर्माण में सहयोग देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे तो निष्कर्ष कहा जा सकता है कि मिट्टी के निर्माण ह्यूमस मतलब जैव और मतलब वैसे जैव जो ह्यूमस है और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से होता है। अब भैया ह्यूमस बने क्या होता है, देखिए लिखा हुआ सड़े गले पदार्थ। ह्यूमस मतलब क्या होता है, सड़ा गला पदार्थ, जो पदार्थ सड़ गल गया उसको बोलेंगे ह्यूमस, सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, उसके बाद आएंगे तो पृथ्वी का निर्माण
आगे चलेंगे। पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया निर्धारित तत्व रंग, गठन, गहराई एवं रासायनिक एवं भौतिक आधारों पर भारत की मृदा को निम्नवत भागों में बांटा गया। मतलब कलर के अनुसार, रंग के अनुसार, उसके डिजाइन के अनुसार, उसकी उपजाऊपन के अनुसार अलग अलग भागों में मिट्टी को बांटा गया। ठीक है, अब मृदा का प्रकार और वितरण को देखेंगे। किन किन क्षेत्रों में मिट्टी का विस्तार किस तरह है, माने कितना फैलल है, कितना छिटाइल है, कौन कौन राज्य में है। ठीक है, सारी चीज़ के बारे में डिटेल समझेंगे लिखे करके। अब यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है ना, यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जलोढ़ मिट्टी, क्या लिखा हुआ है, जलोढ़ मिट्टी। अब ये जलोढ़ मिट्टी जो होता है ना, सिंपल समझिए, जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है। क्यों उपजाऊ होता है? क्योंकि ये नदी द्वारा क्या होता है ना, मिट्टी लाता है। अब देखो, मान चलो यहाँ से नदी आया तो क्या किया, नदी जहाँ से गुजरा तो गुजर रहा है ना, तो अगर मैदानी भाग से गुजर रहा है तो क्या करेगा, अपने संग इसे मिट्टी को से काटते चलेगा, कहेगा चलो तू चलो घूमने के आया जाए। ठीक है, अब काटते काटते आएगा और ये क्या आएगा ना, जहाँ जहाँ नदी का पानी फैलेगा ना, वहाँ वो मिट्टिया को छितार देगा और पानी फिर वापस बाढ़ खत्म होगा तो मान के चलो बाढ़ खत्म हुआ तो ये पानी सूख गया। क्या हो गया कि पानी गया, ये सूख, पानी हो गया खत्म। अब जो मिट्टी रहा, यहाँ के जो मिट्टियाँ है, ये क्या होगा, ये मिट्टी जो है हल्का हल्का नमी वाला होगा और नमी के साथ साथ जितना जो पानी जो है अपने साथ उठा के लेके आया है, कचरा वगैरह चाहे वो खाद वगैरह उठा के लेके आया है, ठीक है, उस सब को क्या ला के पटक दिए यहाँ पर। और जो हल्का हल्का जो प्लास्टिक था या कूड़ा कचरा था वो सब दहा के चला गया नदी के साथ बाहर। ठीक है, अब यहाँ जो मिट्टी बचा ना, वो बढ़िया साफ सुथरा मिट्टी बच गया, ढंग का बच गया। ये थोड़ा गंदगी भी है तो उसको मान के चलो लोग हटा दिया तो मिट्टी जो अंदर का जो है ना, वो नमी वाला मिट्टी है। तो नमी वाला मिट्टी की वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, उस मिट्टी को बोलते हैं लोग जलोढ़ मिट्टी। और ऐसा प्रक्रिया अगर बार बार होते रहता है ना, तो उसको बोलते हैं लोग खादर। जलोढ़ का ही दो भाई है, एगो बोला जाता है खादर, दूसरा का बोलता है बांगर। ठीक है, बागड़ नहीं बांगर, याद रखिएगा। ठीक है, तो एगो ये प्रक्रिया बार बार होती है, यानी नदियों द्वारा बार बार वहाँ पर पानी लाके मिट्टी लाके जमा कर दिया जाता है, तो उस मिट्टी को बोला जाता है खादर मिट्टी। यानी ये हर बार इसको खाद मिल जा रहा है। और बांगर मिट्टी किसको बोलेंगे, जिसको बगड़ा गया है, मतलब क्या है कि इसको अब बौरा गया है, उसको यानी कि नदी जो है कभी आया था यहाँ पर, उसको उपजाऊपन बना के अब फिर चला गया, अब फिर बहुत सालों बाद कभी फिर मान के चलो नदी आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाएगा। ठीक, सिंपल बात। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी भारत में जो है ना, सिंधु गंगा के द्वारा, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनती है। देखो, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, मानसरोवर इधर चली गई, गंगा नदी उसके नीचे गंगोत्री से निकलती है, ये चली गई यहाँ पर, इधर आ गई। उसके बाद से यहीं से मानसरोवर से ही निकलती है ब्रह्मपुत्र, जो इधर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए भी इंटर करती है और आके दोनों बंगाल की खाड़ी में से गिर जाती है। तो इनके द्वारा ये मैदानी भाग हुआ और इसके द्वारा ये मैदानी भाग हुआ और इसके द्वारा ये मैदानी, ये सारे मैदानी भाग इन तीन नदियों द्वारा ही बनता है। समझ गए ना, कहानी समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो राजस्थान, और उसके बाद देखेंगे तो राजस्थान और गुजरात में भी थोड़ी सी संकरी पट्टी है मिट्टी की। ठीक है, जो उसकी जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो राजस्थान और गुजरात में हल्का सा पतला एरिया में है ना, पतला एरिया में देखिएगा तो वो जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, है ना, जलोढ़ मिट्टी के पाया जाता है। ठीक है, हल्का सा थोड़ी सी एरिया में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, पतली क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों में डेल्टा का भी निर्माण होता है। मतलब डेल्टाई मिट्टी जो होती है वो तो आगे बताऊंगा भी, डेल्टा मिट्टी किसे कहते हैं, है ना, और कई बार मैं बता चुका हूँ, है ना। डेल्टाई मिट्टी वही नदियों द्वारा जो ला के मिट्टी छोड़ा जाता है ना, उसी को डेल्टा मिट्टी कहा जाता है। तो ये गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियाँ ये सब डेल्टा का निर्माण करती है, वो एक तरह से निर्माण करती है, एक तरह से वो क्या है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना है तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, जमीन को हेक्टेयर में नापा जाता है, जैसे कि पिछला वीडियो में बताया था, है ना। ये अलग अलग चीज़ों को मापने का अलग तरीका होती है, उसी तरह जमीन किस में नापते हैं, हेक्टेयर में। तो याद रखिएगा 6.4 हेक्टेयर में क्या फैला हुआ है, जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। ये डाटा याद रखना। ठीक है, आ गया जी, और भी बहुत कुछ है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में क्या, बालू, सिल्क और ना, और ये क्या मिल जाएगा, मृतिका सब मिल जाएगा। बालू, ये जलोढ़ मिट्टी में बालू भी मिलेगा, सिल्ट भी मिलेगा, यानी चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे हल्का हल्का, और मृतिका मिलेगा, यानी ह्यूमस वगैरह, नमी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और इसका रंग जो होता है धुंधला से लेकर लालिमा रंग होता है, यानी हल्का हल्का धुंधला मतलब होता है मटियाई कलर जो होता है ना, उसी को धुंधला कलर बोलते हैं। और उसके बाद हल्का हल्का लाल कलर का दिखेगा, हल्का लाल कलर का दिखेगा, और या तो धुंधला कलर का यानी माटी के कलर का दिखेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो इसके द्वारा क्या होता है ना कि ये नदी के कण मुहाने व घाटी के ऊपर क्रमशः बढ़ते रहते। ऐसी मृदा पर्वतीय क्षेत्र में बने मृदा द्वारा द्वार, चेर और तराई आमतौर पर मिलते हैं। मतलब ये क्या है, ये कहानी बस इतना समझो, द्वार किसे कहते हैं, चौर किसे कहते हैं और तराई किसे कहते हैं। तो द्वार, चौर, तराई मतलब क्या होता है, नदियाँ क्या करती है, जैसे नदी अभी बोले कि यार मान चलो इतना दूर फैल गया, नदी जो नदी है इतना दूर फैल गया। ठीक है, और बाद में नदी घट के ओरिजिनली नदी क्या था, यहाँ से ऐसे जाता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, नदी चारों ओर इतना दूर फैल गया। तो नदी जितना दूर फैलता है ना, जितना दूर फैलता है, मतलब होता क्या एक्चुअली में, नदी का पानी ज़्यादा हो गया, तो नदी का पानी जब बढ़ेगा, जैसे मान चलिए नदी का पानी बढ़ेगा तो क्या करेगा, इसे बाहर निकलेगा, इधर फैलेगा कि नहीं। तो नदियों का पानी जो ओवरफ्लो हो
होके बाहर निकल के फैलने लगता है चारों तरफ, तो ये पानी पानी चारों तरफ लग जाता है। और ये पानी जो होता है गहरा तो होगा नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी लगा रहता है। इसी को बोलते हैं चैंबर बोलते हैं, है ना, इसी को चौर बोलते हैं, या इसी को द्वार बोलते हैं, इसी को तराई क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और इसी को जब पटना में ये पानी लगता है ना, तो उसको बोला जाता है टाल क्षेत्र है, समझ ना, यानी पटना के आसपास क्षेत्र में मोकामा वगैरह में, ठीक है, तो उसको टाल क्षेत्र। उसके बाद आगे आएंगे, आगे समझेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो लिखा है आयु के आधार पर जलोढ़ को दो भागों में बांटा गया, पुरानी जलोढ़ और नवी जलोढ़, ठीक है, ये बताई दिया आप लोग को, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ लिखा है पुरानी जलोढ़ जिसमें कंकड़ और बजरी, ये जरूरी है, ठीक है ना, कंकड़ और बजरी की मात्रा अधिक होती है, यानी बांगड़ मिट्टी में कंकड़ और बजरी की मात्रा क्या है, अधिक है। बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ में महीन कण होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, महीन कण पाए जाते हैं जिसे खादर कहलाते हैं। खादर में बालू और मृतिका का मिश्रण होता है। खादर में क्या होता है, बालू और मृतिका का मिश्रण, क्योंकि यही मिट्टी जो है, ये नदी जो है बालू और मृतिका लेके अपने साथ लाता है, इसीलिए खादर में बार बार बालू और मृतिका का मिश्रण रहता है, ठीक है। और ये महीन कण वाले होते हैं, जबकि बांगर जो होते हैं बड़े बड़े चट्टानों के मतलब टुकड़े उसमें समाहित रहते हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, पोटास, फास्फोरस और चूना की तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अब सुनिए ध्यान से, पहली बात मेरा सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ मैं लिखा हूँ NPK, ठीक है, क्या लिखा हूँ NPK। इसके बाद ये N से मतलब होता है नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटासियम। किसी भी मिट्टी में ये तीन तत्वों की होना आवश्यकता होती है, ठीक है, समझ रहे ना। तो याद रखिए ये तीन तत्व ही किसी भी मिट्टी में ज़्यादातर पाए जाते हैं। या तो नाइट्रोजन पाया जाएगा, है ना, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ये तीनों चीज़ पाया जाएगा किसी न किसी मिट्टी में, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना, इसमें क्या है, तो ये फास्फोरस और पोटासियम की मात्रा ठीक ठाक है, यानी मात्रा इसकी अधिक है, और वही नाइट्रोजन की मात्रा कम है, समझ रहे ना। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पहली बात तो ये किसी भी मिट्टी में कौन तीन तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। जलोढ़ मिट्टी में किसी कमी है तो नाइट्रोजन कमी, उसकी जगह पर क्या बढ़ गया, तो उसके जगह पर चूना तत्व की प्रधानता होती है, यानी इसके जगह पर CaO चूना तत्व की प्रधानता बढ़ गई, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ लिखा है क्या आप जानते हैं बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को दियारा भूमि कहा जाता है, यानी वही जो बोले हैं जो नदियों में से पानी निकाल के दूर क्षेत्र तक लग जाता है, उसको दियारा कहा जाता है। और आप सुने होंगे, है ना, बहुत आप हो सकता है बहुत सारे लोगों का घर दियारा क्षेत्र में भी होगा, ठीक है। और ये दियारा जो क्षेत्र होता है मकई के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो दियारा आप सभी को पता है, नहीं पता होगा तो नदी जहाँ तक पानी उसको उफान मार के जितना एरिया तक लग जाता है ना, और उसको तो चैंबर बोलबे करेंगे, और उसी के आसपास के और दूर जगह तक जो खाली पूरी तरह जगह रहता है उसको दियारा क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है भैया, दियारा क्षेत्र बोला जाता है। और इस दियारा क्षेत्र में मकई की खेती जो होता है भरपूर मात्रा में होती है, ठीक है। अधिक उपजाऊ होता है जलोढ़ मिट्टी, है ना, जिसमें खादर और बांगर मिट्टी बोला जाता है इसमें। और इसमें साथ साथ यहाँ पर जनसंख्या भी घनत्व तो अधिक होगा। पहले ज़माना में क्या आता कि पहले ज़माने में उद्योग धंधा की कमी थी, तो उद्योग धंधा कमी होने के कारण वहाँ पर कृषि कार्य पर ही ज़्यादा लोग निर्भर रहते थे। जहाँ खेती ज़्यादा होता था वहाँ पर क्या होता था, जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा होता था, ठीक है, यानी लोग ज़्यादा रहते थे। अब ये काली मिट्टी के बारे में जानेंगे। जलोढ़ मिट्टी में क्या आता है, तो याद रखिएगा NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम में याद रखिएगा नाइट्रोजन की कमी थी, जिसकी जगह पर चूना की प्रधानता बढ़ गई थी, और फास्फोरस और पोटासियम ठीक ठाक था। 6.4 हेक्टेयर टोटल पूरे भारत में फैला हुआ था। गुजरात के कुछ क्षेत्रों में, गुजरात और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में संकरी पट्टी के रूप में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और साथ ही साथ ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के जो मैदानी भाग है वहां पर ये जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। दो भाई था लो, खादर और बांगर। खादर में क्या था, महीन कण था, बागर में क्या था, थोड़े मोटे मोटे कण थे, कंकड़ के, ठीक है। कहानी समझ आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। दियारा क्षेत्र बोलते हैं जो नदियाँ आसपास में पानी लग जाता है उसको चैंबर, और उसके बाद द्वार, उसी को दियारा क्षेत्र भी बोला जाता है। उसको और ऊपर चले जाएंगे दियारा बोलेंगे उसको, है कि नहीं है। और उसको वहाँ पर मकई की खेती भरपूर मात्रा में होती है। पूरी कहानी समझ आ गया। देखो कहानी को पूरी तरह से समझते रहना, ठीक है। अब चलेंगे काली मिट्टी के बारे में जानेंगे। पहली बात की काली मिट्टी यानी कौन काला चट्टान से बना होगा, सिंपल बात है। जब कलर के नाम दे दिए इसका मतलब ये किसी काली चट्टान से बनी हुई है। काली कलर की जो चट्टान होती है वो चट्टान जो होता है उसको बोला जाता है बेसाल्ट की चट्टान। और वो बेसाल्ट चट्टान जो होता है ना क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणी भारत से जो प्रायद्वीपीय भारत में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और इसके साथ साथ इसमें क्या होती है, एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक की मात्रा होती है। एल्युमिनियम और लौह यौगिक की मात्रा होने के कारण इसका रंग जो होता है काले कलर का होता है। लेकिन काला मिट्टी होने से एक इसकी खासियत भी होती है, इसमें कपास की खेती खूब बढ़िया हो जाता है। काली मिट्टी में कपास की फसल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, मतलब होती है, उगती है, ठीक है। काली मिट्टी को कपास का मृदा भी कहा जाता है। और इसका एक और नाम है, याद रखिएगा, रेगूर मिट्टी। कभी कभी पूछ देता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम बताइए, तो रेगूर मिट्टी है, ठीक है, स्वर ना। तो याद रखिए काली या रेगूर एक ही बात हुआ। इस पे खेती होगा कपास के ज़्यादा,
अल्युमिनियम और लोहा की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए करिया रंग की दिखता है। कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो बेसाल्ट की चट्टानों में पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ज़्यादा है, ठीक है। इसका भी विस्तार जो है 6.4 हेक्टेयर है, जितना कि जलोढ़ का था, ठीक है। देखिए दक्कन के लावा प्रदेश जो लिखा हुआ है, आगे चलिएगा तो यहाँ देखिएगा दक्कन के लावा प्रदेश लिखा हुआ है ना, यही बेसाल्ट के चट्टानों वाले क्षेत्र हो गया दक्कन का। अब ये कौन कौन क्षेत्र है? तो याद रखिए, अभी बोले प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो महाराष्ट्र आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाला राज्य आ जाएगा, ठीक है। इन क्षेत्रों में, यही क्षेत्रों में एनसीईआरटी में और जोड़ दिया है, सौराष्ट्र जोड़ दिया है और मालवा जोड़ दिया, यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, एमपी जोड़ दिया और छत्तीसगढ़ जोड़ दिया। यानी कि बिहार बोर्ड में दिया है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसके अलावा एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि सौराष्ट्र, मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में भी काली मिट्टी की विस्तार है। तो याद रखिएगा, सबको रट लीजिए। मैं उसमें से लाके इसमें ऐड कर दिया हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। आप एनसीईआरटी अगर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, यहाँ पर अगर बता रहा हूँ, नहीं भी पढ़े होंगे तो बेधड़क रहिए। और जो मैं महेश कुमार बर्नवाल का जो बुक चला रहा हूँ ना, वो पूरी टोटली डिपेंडेंट है एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी का तो बाप है वो, है कि नहीं है? जो महेश कुमार बर्नवाल का जो बुक चल रहा है वो उसको पढ़ लीजिएगा ना। जो चैप्टर वाइज मैं डाल रहा हूँ, उसमें 2 चैप्टर में डाल दिया हूँ, जब खत्म होगा ना 10 दिनों के अंदर मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद देखिएगा, आप क्वेश्चन लगा के देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, है कि नहीं है? आगे जी, है ना, आगे समझते लो। तो बेसाल्ट चट्टानें जो बोले हैं, उस चट्टानों से ये मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी की। बेसाल्ट चट्टानें एक्चुअली बनी किससे रहती है? तो ज्वालामुखी से बनी रहती है। और ज्वालामुखी के अंदर से निकलता है मैग्मा। ज्वालामुखी के अंदर से जो निकलता है उसको बोलते हैं लोग मैग्मा। ये होता है लाल रंग के, और मैग्मा बहरिया निकल कर सूख जाता है ना, तो करिया रंग का हो जाता है। और ये करिया रंग हो जाता है, इसको बोलते हैं लोग लावा। और ये लावा सूख सूख के चट्टान बनता है। इस चट्टान को बोलते हैं अग्नेय चट्टान, या उसी चट्टान को बेसाल्ट की चट्टानें बोलते हैं। और यही चट्टान टूट टूट के बन गया माटी, तो मिट्टी बना तो क्या कहलाएगा? काली कलर की मिट्टी कहलाएगी। कहानी समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? आगे आ जाइए। अब इसमें भी एनपीके में देखते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ की बढ़ा हुआ है। यहाँ देखिए, इसमें आगे देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, देखो इसमें इस बुक में नहीं दिया हुआ था कि नाइट्रोजन कम है कि फास्फोरस कम है, क्या है। तो मैं अपने से नोट डाउन कर दिया हूँ एनसीईआरटी में से उठाकर। नाइट्रोजन ठीक ठाक था इसमें, है ना, पोटासियम भी ठीक ठाक था, लेकिन फास्फोरस की कमी थी। क्या थी भैया? देखिए तीर नीचे किया हूँ, इसका मतलब है कि फास्फोरस की कमी थी। तो यानी इसमें नाइट्रोजन ठीक है, पोटासियम ठीक है, के से मतलब होता है पोटासियम, इधर रखना, ठीक है। और फास्फोरस की कमी रहती है, ठीक है, किसमें? काली मिट्टी में। और जलोढ़ मिट्टी में काची कमी था भैया? तो उसमें नाइट्रोजन की कमी थी। अब इसमें फास्फोरस की कमी है, तो इसमें विशेषता क्या है भैया? इस कमी है तो इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक है, मतलब कि पानी को खूब सोखता है। पानी को सोखने का मतलब क्या है? नमी बना रहता है, ठीक है। मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना की तत्व पाए जाते हैं। यानी इसमें क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 पाया जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोला जाता है। Mg यानी मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि पीरियोडिक टेबल में 12 नंबर पाया जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम 12 नंबर पाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। पोटास है, उसके बाद चूना है, ये सभी तत्वों की मात्रा पाई जाती है किसमें भैया? तो ये काली मिट्टी में पाया जाता है। यानी कि फास्फोरस की कमी था, तो फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, मैग्नीशियम आ गया, पोटास आ गया, चूना आ गया, सारे इसके साथ मिलकर, ठीक है। इसमें क्या है भैया? फास्फोरस की कमी है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो शुष्क एवं गर्म मौसमों में इसमें क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है। यानी जो गर्मी के दिन आता है या शुष्क हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, तो ये दरार पड़ जाता है इस मिट्टी में, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, नमी धारण कर रहता है। जब शुष्क हवा चलता है, गर्म हवा चलता है, तो क्या होता है? उसमें का नमी जो होता है सूखने लगता है, दरार की तरह दिखने लगेगा, है कि नहीं है? और ये किंतु ये गीली जो जब इसमें बारिश वगैरह होता है, तो गीली होने के साथ साथ ये मिट्टी क्या होती है? चिपचिपी होने लगती है, ठीक है ना। अब ज़्यादा बारिश हो जाएगा ना, तो इसमें जोतना संभव नहीं पाएगा, मतलब कि एकदम लिबिर टाइप का चिपचिपा हो जाएगा, तो खेती नहीं हो पाएगा ढंग से, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे तो ये मानसून का प्रथम बौछार में, यानी हल्का पानी गिरता है ना, तब फटाक से इस पर खेती कर दिया जाता है, इसकी जुताई कर दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए। यानी मानसून के पहले ही बौछार में किसकी जुताई, कौन सी मिट्टी पे खेती करना प्रारंभ कर देते हैं? ये काली मिट्टी पे प्रारंभ करते हैं, ठीक है। इस पे जो है गन्ना, प्याज, गेहूं, ये जो है आदि फसलें उगाई जाती है। वो तो लगभग सारी जगह पर वो फसल उगाए जाएंगे, है ना। जो विशेष कोई फसल दिया होगा ना, उसको पकड़ के नोट के दिमाग में ऐसे घुसा लिया जाएगा, ठीक है, लोड कर लिया जाएगा दिमाग में, ठीक है। अब ये लाल और पीली मिट्टी को देखते हैं। लाल पीला मुँह नहीं करना है आप लोग को, लाल पीली मिट्टी के बारे में समझना है, ठीक है ना। और नहीं समझ आ रहा है तो लाल पीला मत कीजिएगा, लोग घुसाइएगा नहीं समझ आ रहा होगा तो एक बार जरूर बोलिएगा, लोग मैं फिर से उसको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और समझ आ रहा होगा तभी बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी संतुष्टि हो जाए कि भाई साहब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप जब तक आप नहीं बोलिएगा तब तक मुझे कैसे संतुष्टि होगी कि आप लोगों को समझ आए कि नहीं समझ। जैसे क्लास में यदि पढ़ाता है तो जब तक सामने रहता है तो पता चल जाता है, वो तो चेहरा देख के बता देते हैं कि इसको समझ आए, उसको नहीं समझ आए। पकड़ लेता है आदमी, तुरंत पूछ देता है क्वेश्चन कि तुम बताओ कि क्या समझे हो, है कि नहीं है। तो आप लोग तो दिख नहीं रहे, तो आप लोग कृपया मैसेज करते रहेंगे ना, तो हमें पता चलते रहेगा कि आप लोगों को बढ़िया समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है कि नहीं है।
आगे चलिए लाल और पीली मिट्टी के बारे में समझते हैं। लाल और पीली मिट्टी में क्या था, देखो काली मिट्टी में एल्युमिनियम था और वो भी 6.4 हेक्टेयर के फैला हुआ था, विशाल चट्टानों से बना हुआ था, लावा निर्मित जो चट्टान थी वो था, उसमें फास्फोरस की कमी थी। काली मिट्टी के बारे में बात कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मालवा, सौराष्ट्र आदि क्षेत्र में ये फैला हुआ था, ठीक है। अब आएंगे तो लाल मिट्टी के बारे में समझेंगे। ये प्रायद्वीपीय पठार, यानी ये भी दक्षिण साइड में, ये दक्षिण साइड में ही है, प्रायद्वीपीय पठार के एरिया में भी पाया जाता है ना। ये भी जो रवेदार अग्नय चट्टान के द्वारा बनी हुई है, ठीक है। और ये 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, यानी बारिश जहाँ कम होती है वहाँ पर ये लाल मिट्टी पाया जाता है, याद रखिए, ठीक है। लाल मिट्टी, और इसमें लोहांश की मात्रा याद रखना, एल्युमिनियम और लौह युक्त जो था वो काली मिट्टी में था, लेकिन यहाँ लोहांश की मात्रा होने के कारण, यानी लोहांश मतलब लोह की अंश, लोहा की हल्का अंश पाया जाता है, जिसके कारण एक रंग हो जाता है लाल रंग के। और लाल रंग में जब क्या होता है ना, लाल रंग के मिट्टी में ही जब पानी डाला जाता है ना, तो पीले रंग की मिट्टी हो जाता है। लाल मिट्टी ही बाद में पानी डालने पर क्या होता है, पीली कलर की मिट्टी हो जाता है, ठीक है। मूल रूप से ग्रेनाइट, नीस, रवेदार अग्नय चट्टानों के विघटित एवं रूपांतरित होने से बना होता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेनाइट के घिसने से या अपघटित होने से निम्न में से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। चाहे ग्रेनाइट घिस जाए या नीस घिस जाए, घिस के मिट्टी बन जाएगा कौन सा भैया, तो लाल और पीली मिट्टी बन जाएगा, ठीक है। ये 7.2 हेक्टेयर में फैला हुआ है, यानी कि जलोढ़ और काली से भी ज़्यादा इसका विस्तार है, 7.2 हेक्टेयर। और अमूमन ये जो है सारी मिट्टियों से सबसे ज़्यादा फैलाव लाल मिट्टी का ही है पूरे भारत में, ठीक है। लाल और पीली मिट्टी का देखेंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटानागपुर और मेघालय के पठार में भी फैला हुआ है। याद रखना, मेघालय साइड में भी फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है, और मध्य गंगा के मैदान में हल्का सा फैला हुआ, वो चीज़ को मैं यहाँ नोट कर दिया हूँ, मध्य गंगा मैदान में, जो कि लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, यानी मध्य गंगा के मैदान में भी लाल मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। जैव पदार्थों की कमी के कारण जलोढ़ मिट्टी को एवं काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है, मतलब कि जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा ये जो होती है, क्या बोलते हैं इसको, लाल मिट्टी थोड़ा सा कम उपजाऊ होता है जलोढ़ और काली की अपेक्षा में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जैव पदार्थ की मतलब कमी होती है, मतलब जीव जंतु का कम है। जैसे जीव जंतु कैसे, मतलब मिट्टी के अंदर जानते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म कीड़े पाए जाते हैं और जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, है ना। पहले देखते तो चेरा होता था, वो चेरा की चेरी क्या बोलते थे उसको, वो होता था, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते थे मिट्टी में, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे, ठीक है। आगे जी यहाँ लिख भी दिया हूँ कि मध्य गंगा के मैदान में भी ये लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। फसल कौन कौन सा उगाया जाता है, मूंगफली वगैरह हबी जबी फसल उगाया जाता है, ये सब देख सकते हो, कोई खास उसमें है नहीं। अब ये लेटराइट मिट्टी, ठीक है। अब ये लेटराइट मिट्टी जो होता है ना, ये नीचछालन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। किससे भैया, नीचछालन प्रक्रिया, यहाँ लिखा है नीचछालन प्रक्रिया द्वारा, और यहाँ लिखा है लेटराइट जो शब्द है ना, ये लेटर शब्द से बना हुआ है। लेटर शब्द का अर्थ क्या होता है भैया, तो ईंट, माना अब समझ जाओ कि माटी कैसे होगा, ईंट खाली एकदम हार्ड होगा कि नहीं होगा, हार्ड होगा, तब ने इसका नाम रख दिया लेटराइट, है ना। मान के चलिए किसी का नाम रख दिया पगलेटवा, तो इसका दिमाग पगलेट होगा तबे ना। किसी के नाम रख दिया कि होशियार, तो होशियार है तबे ना। तो ये मिट्टी के नाम रखा गया लेटराइट, एक मतलब क्या है, हार्ड है। अब ये लेटराइट का मतलब भी होता है हार्ड, समझ रहे ना, ईट, समझ रहे ना। ये कहाँ की भाषा है, तो ये है लेटराइट भाषा जो है ग्रीक भाषा है। कहाँ की भैया, ग्रीक की, यानी ग्रीक जो होता है ना वो क्षेत्र है ना, यूनान क्षेत्र को बोला जाता है ग्रीक क्षेत्र, यानी ग्रीक की भाषा है लेटराइट भाषा, लेटराइट सब, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और ये समझ आ रहा ना, समझ रहा ना, मैं बार बार बोलता हूँ तो मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं कितना बार बोल दिया। मुझे क्लास में भी कई बार बच्चे टोक देते हैं कि मैं अक्सर बोल देता हूँ, समझ आ रहा है ना। तो याद रखिएगा कि मैं अगर बोल दूँ तो कभी कभार मैं देखता हूँ मैसेज मैसेज कर देता है कि हाँ समझ आ गया, समझ आ गया। तो देखिए मेरी आदत हो गई है ऐसे ऐसे बोलते बोलते, ठीक है। अमूमन क्लास लेते लेते बहुत ज़्यादा ये आदत हो गई है ना, ऑफलाइनों में भी। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, अगर ये बार बार बोल दूँगा तो, ठीक है। आगे आइए, उसके बाद देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि 1.3 हेक्टेयर में फैला हुआ, यानी बहुत कम है ना। बाकी जो वो 3 मिट्टी देखे लो उसके हिसाब से तो बहुत कम है। पहला का 6.4 था जलोढ़ का, दूसरा काली मिट्टी का भी 6.4 था, और लाल मिट्टी का 7.2 था, और ये तो लेटराइट मिट्टी बहुत ही कम है। और समझ रहे ना उसके बाद आगे आइए, उसके बाद देखेंगे तो ये इस मिट्टी के ये जो तीव्र निक्षालन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तीव्र निक्षालन मतलब क्या होता है, होता क्या है ना कि जब बारिश होती है ना, जब बारिश, तो क्या होता है कि देखिए जिस एरिया में बारिश ज़्यादा होता है ना, वहाँ मान के चलिए कि ये तटीय क्षेत्र हो गया, पहले इसको समझिए, ये तटीय क्षेत्र हो गया। क्या हो गया, तटीय क्षेत्र, ये तट के हो गया, यानी इसको बोलते हैं कि पश्चिमी घाट तटीय क्षेत्र, और ये इसको बोलते हैं पूर्वी घाट तटीय क्षेत्र। और ये दोनों जो है ना पहाड़ के किनारे साइड में, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट पहाड़ी और इस साइड में पूर्वी घाट पहाड़ी है, ठीक है। और इस पहाड़ी के होने के कारण यहाँ की मिट्टी जो है ना थोड़ी सी
कंकड़ीली मिट्टी है, मतलब कंकड़ है, बालू है, पत्थर है और हल्का हल्का मिट्टी है। होता क्या है, जब बारिश होती है ना, इस एरिया में बारिश होती है तो बारिश के कारण क्या होता है कि जो कंकड़ जो होता है ऊपर ऊपर दिखने लगता है। देखिएगा जब बारिश होती है ना तो कंकड़ के ऊपर ऊपर जो हल्का हल्का मिट्टी जो लगा रहता है वो मतलब पानी में दह के आगे अलग हट जाता है और नीचे की मिट्टी हल्का हल्का दिखने लगती है। उसी प्रक्रिया को बोलते हैं नीच छालन, मतलब पानी गिरा और छान दिया। किसको छान दिया, तो कंकड़ को हटा दिया। कंकड़ दिखने लगा था, कंकड़ जब ऊपर ऊपर दिखने लगता है तो कंकड़ को ऐसे हटा के और नीचे की जो हल्का फुल्का जो मिट्टी है उस मिट्टी में फसल को उगाया जाता है। और जाहिर सी बात है ये कंकड़ीली मिट्टी है तो कोनो खास उस पर फसल तो होगा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा तो होगा नहीं, तो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कोई बड़ा पौधा नहीं होता है, सॉरी ना। तो निच्छलन प्रक्रिया पर पहले समझ आए कि नहीं समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, ह्यूमस की मात्रा इसमें नगण्य होती है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, नगण्य होती है। ह्यूमस बता चुके हैं सड़े गले पदार्थ की कमी रहती है। अब जाहिर सी बात है उधर सड़े गले पदार्थ पहुंच कैसे जाएगा, है कि नहीं है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों की अपघटित होकर बैक्टीरिया में नष्ट हो जाते हैं। और ये तापमान ज़्यादा होने के कारण उस एरिया में मतलब जो जीव जंतु भी होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जंतु, वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, मिट्टी कठोर होती है। इसमें एल्युमिनियम और लोहे की ऑक्साइड की मात्रा होने के कारण ये कहीं कहीं लाल रंग के भी दिखता है। जब इसमें एल्युमिनियम और लोहा की ऑक्साइड मिल जाएगा, यानी लो ऑक्साइड जब मिल जाएगा तो ये लाल कलर के लेटराइट मिट्टी हल्का हल्का दिखने लगेगा, ठीक है। उसको बाद देखेंगे तो ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों में लेटराइट मिट्टी का विस्तार है। उसके बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय और कहवा की उत्पादन किया जाता है। यानी जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है उसमें जो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है उसमें चाय और कहवा की खेती हो जाती है। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में लाल रंग के लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है वो थोड़ी सी लाल रंग की होती है। और इसमें जो है काजू की खेती खूब होती है। क्या होती है भैया, काजू की खेती होती है। यानी साउथ राज्यों में, साउथ के सभी लगभग राज्यों में पाया जाता है लेटराइट मिट्टी। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में लिख रहा हूँ, वेस्ट घाट यानी पश्चिमी घाट में पाया जाता है और पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। और साथ साथ में ना नॉर्थ ईस्ट के भागों में भी पाया जाता है लेटराइट मिट्टी। नॉर्थ ईस्ट के भाग में मेघालय साइड में पाया जाता है। और यही क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी TRE 2 में शायद, ना कि लेटराइट मिट्टी का निम्न में से कहाँ विस्तार होता है ना। ये बिहार, झारखंड टाइप का दे दिया था और उसमें एक दे दिया था मेघालय। तो याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट साइड में भी पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर असम की पहाड़ियाँ भी लिखी हुई है, ठीक है। आगे आ जाइए, अब आता है मरुस्थलीय मिट्टी समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, पूरी तरह से बढ़िया तरह से, ठीक है। समझ आ रहा होगा तो बीच बीच में एक बार थोड़ा सा लाइक का बटन दबा दीजिएगा, है ना, क्योंकि लाइक करने से तो आपको तो कोई उसमें चार्ज लगेगा नहीं। और मैं जो है इसी तरह जब तक वीडियो आते रहेगा तब तक समझिए कि हमेशा वो फ्री में प्रोवाइड होते रहेगा। और कभी भी ऐसा भविष्य में भी मैं कोशिश करूंगा कि कभी भी हमेशा क्लास को इसी तरह बढ़िया से चलाया जाए, फ्री में चलाया जाए। और बहुत कुछ आएगा धीरे धीरे की करके, सारी चीज़ें आती रहेगी जब तक आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, काफ़ी चीज़ आएगा। TRE जो 4 के लिए जो है ना, उन लोगों के लिए मैं बहुत बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी कराऊंगा, आप लोग यकीन मानिएगा। वो आगे आएगा समझ। 3 के बाद जो है, जैसे 3 खत्म हो रहा है उसका 4 के लिए बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में देखेंगे। तो मरुस्थलीय मिट्टी मतलब क्या, पहली बात कि मरुस्थलीय मतलब क्या होता है, मरा हुआ स्थल, है कि नहीं है। अब वो स्थल मर गया, कैसे गया, यानी वह बारिश कम हो रही होगी, पानी मिल नहीं रहा होगा, मिट्टी बंजर हो गया होगा। तो 2 तरह का मरुस्थल पाया जाता है, एक तो शीत मरुस्थल, एक होता है गर्म मरुस्थल। शीत मरुस्थल मतलब होता है कि ठंडा मरुस्थल, और गर्म मरुस्थल मतलब होता है कि ना कि वो मरुस्थल जहाँ गर्मी खूब पड़ रहा होगा और उससे मिट्टी बर्बाद होगी। दोनों कारण से मिट्टी बर्बाद होती है, शीत से भी और गर्मी से भी। अब यहाँ उस मिट्टी में वर्षा कम होती है, ठीक है। उसके बाद से ह्यूमस नहीं रहता है। ह्यूमस कहाँ से होगा, सड़े गला पदार्थ कहाँ से मिल जाएगा उस पर, ठीक है। उसको देखिए कि मिट्टी का रंग जो होता है हल्का लाल और हल्का कलर भूरा कलर में होता है। राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में भी पाया जाता है। देखिए याद रखिए, राजस्थान में भी है, सौराष्ट्र यानी गुजरात में भी है, कि गुजरात के मतलब कच्छ वाले क्षेत्र में भी है, और पश्चिमी हरियाणा यानी अगर हरियाणा बनाया जाए, जैसे मान के चलिए ये हरियाणा हो गया, ठीक है, इसके इस साइड पे यानी पश्चिम साइड पे, क्योंकि ये पश्चिमी साइड है, राजस्थान से भेंट कर लेगा। उसके बाद गुजरात, उसको सॉरी पंजाब देखा जाए तो पंजाब है ऊपर में, पंजाब है क्या ऊपर में, इसके दक्षिणी साइड का रहा पंजाब के दक्षिणी भाग, यानी दक्षिणी भाग फिर यहीं पर आ गया, ठीक है। और ये आ गया राजस्थान का हिस्सा, और ये ऐसे पूरा करेंगे तो ये गुजरात का भी नीचे से आ गया। तो इन सभी एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखिएगा इस मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी का नाम है मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। जो उपजाऊ बहुत ही कम होता है, यहाँ पर थोड़े बहुत एरिया में जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पर चावल गेहूँ वगैरह हो जाता है। अब ये पर्वतीय मृदा मतलब क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी को पर्वतीय मृदा कहते हैं, है कि नहीं है। अब उसको देखेंगे, समझेंगे पर्वतीय मृदा के बारे में, ठीक है। यहाँ आएंगे तो देखेंगे इस प्रकार के मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है। मृदा जटिल एवं विधिवत वाली होती है। यहाँ नदियाँ, घाटी एवं जलोढ़ मिट्टी के ऊंचे ऊंचे मोटे कण वाले अपरिपक्व मृदा के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना।
उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि जलवायुक दशाओं में पर्याप्त जटिलता एवं विविधता के कारण यहाँ अनेक प्रकार की मृदा एवं बड़े बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखो, जब वन वाला क्षेत्र में जब पढ़ा रहा था 8 क्लास में, तो उसमें बताया था कि पहाड़ी क्षेत्र में भी सदाबहार वन, उसके बाद से उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन और उसके बाद से अल्पाइन वृक्ष, सारे वृक्ष पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में भी मिट्टी अगर ढंग का होगा तभी ना सदाबहार वन पाया जाएगा। और मिट्टी तभी ढंग से होता है जब बारिश वहाँ खूब होता रहा, तो बारिश बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा बात थोड़ी है पहाड़ी क्षेत्र में बारिश नहीं होता। मानसीराम चलिए पूरी पहाड़ी क्षेत्र है और दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश उसी एरिया में होता है, तो वहाँ वृक्ष कैसा पाया जाएगा? वृक्ष छोटे छोटे पाया जाएगा? नहीं, बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वही है, पर्वतीय क्षेत्र में डिपेंड करता है कि उस एरिया का माहौल कैसा है। कौन कौन ऐसा पर्वत है जो सूखल है, जैसे अरावली है ना, सूखल रहता है दिन भर, तो वहाँ पर्वत होगा नहीं, है नहीं, सॉरी पर्वत बोल रहा हूँ, जंगल वगैरह, वन वगैरह, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है कि नहीं। आगे आ जाइए, आगे समझते हैं और कहानी समझते हैं। अभी बहुत कुछ कहानी है। यहाँ दिया हुआ है, ये मैप दिया हुआ है ना, कि कौन सी मिट्टी कौन सी है। तो ऊपर वाला काले कलर का जो है पर्वतीय मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद ये डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट जो है ये क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। ये वाला जलोढ़ लिख दिया हूँ मैं, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो है ना, उसके बाद से आपका लाल और पीली मिट्टी जो है वो हल्का हल्का रेड कलर का जो दिख रहा है, ये वाला रेड लिख दिया हूँ, इस पर रेड, यहाँ आर लिखा हूँ रेड, ठीक है, ये वाली मिट्टी है। उसके बाद से काली मिट्टी जो है हल्का हल्का ये वाला है, जो काली लिख दिया हूँ, काली मिट्टी देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है काली मिट्टी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो शुष्क मिट्टी जो है, शुष्क मिट्टी ऐसे 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 बना हुआ है, ये शुष्क मिट्टी का है डिजाइन, ठीक है। याद रखिएगा सारी मिट्टी है ना। उसके बाद से लेटराइट मिट्टी देखेंगे तो ये वाला डॉट 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 वाला ये लेटराइट मिट्टी है, यानी ऐसे 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 वाला ब्लैक कलर के। तो यहाँ देख सकते हैं लेटराइट मिट्टी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ लेटराइट मिट्टी हो गया। उसके अलावा देखेंगे तो इस साइड में हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड में हो गया, यानी मेघालय साइड में हो गया, है ना। ये सब लेटराइट मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। आगे आ जाइए। अब देखेंगे तो अब क्या आ गया हम लोग का, तो अब आ गया हम लोग का भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप, यानी ज़मीन का स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। क्या बदल रहा है भैया, तो इसको देखते हैं, है ना। क्या बदल रहा है, इसमें क्या चेंजिंग आ गया। वन का विस्तार बदलते जा रहा है, पहले वन ज़्यादा था, कम होते जा रहा है, ठीक है। कृषि योग्य जो ज़मीन जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, बंजर के रूप में परिवर्तित होते जा रहा है। गैर कृषि योग्य जो ज़मीन था वहाँ पर इमारतें वगैरह दुनिया भर खड़ी हो गई है। स्थानीय चारागाह और गौचर की भूमि थी पहले, वो भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। बाग बगीचे और उपवन में संलग्नित होते जा रहे हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका उपयोग 5 साल से नहीं किया गया है, उसको क्या बोलेंगे, बंजर भूमि। लेकिन बंजर भूमि उसको कहते हैं जो खेती लायक था लेकिन 5 साल से छोड़ दिए हैं, है कि नहीं है। अब वर्तमान में कोई प्रति भूमि कहा जाएगा तो वो कितना साल हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। यानी 1 साल से अगर एंग पड़ल है तो उसको नहीं बोलते कि प्रति जमीन है, हमारा प्रति पड़ा हुआ है, ठीक है। तो प्रति जमीन किसको बोलते हैं, जो साल भर से कम अंदर में वो प्रति पड़ा हुआ है, उसको बोलेंगे प्रति भूमि। और वर्तमान में प्रति जो अतिरिक्त में से भूमि में से जहाँ 5 वर्षों में खेती नहीं हुई है ना, उसको बोलेंगे अतिरिक्त प्रति। मतलब सुनो ध्यान से, 1 वर्ष से पहले से प्रति है, यानी 6 महीना 5 महीना 9 महीना 8 महीना साल भर से प्रति पड़ा हुआ है, तो उसको बोलेंगे प्रति भूमि, ठीक है। सॉरी किधर गए भैया, यहाँ वर्तमान प्रति भूमि बोलेंगे। और वो जो 1 साल से लेकर 5 साल के भीतर तक प्रति पड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे अन्य प्रति भूमि। और 5 साल से ऊपर टप गया, प्रति रख ले तब कहेंगे उसको बंजर भूमि, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो शुद्ध बोई गई भूमि। शुद्ध बोई गई भूमि मतलब होता है कि जो वर्तमान रूप में खेती जिस पे हो रहा है, समझ ना, उसको बोलेंगे शुद्ध बोई गई भूमि, ठीक है। एक वर्ष से ज़्यादा बार खेती करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सकल कृषि क्षेत्र बोलते हैं। यानी 1 वर्ष में 1 से ज़्यादा बार खेती करेंगे तो उसको बोलेंगे सकल कृषि क्षेत्र, ठीक है। उस क्षेत्र क्या बोलेंगे, सकल कृषि क्षेत्र। अब यहाँ भूमि उपयोग के 2 प्रमुख कारक निम्नलिखित निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कारक भैया, पहले भौतिक और दूसरा मानवीय कारक। भौतिक कारक में देखते हैं क्या भैया, पूरे धरती पर देखेंगे तो भौगोलिक क्षेत्र में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ हम लोग का भारत, जिसमें 93% भाग जो है वो क्या कहता है कि उपलब्ध बताता है कि हमारे एरिया में जो है ज़मीन ठीक ठाक है 93% भागों में, ठीक है। मतलब 93% का जो भाग जो ज़मीन है वो जो है ठीक ठाक है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के और POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है और ना, चीन अधिपत्य जो अक्साई चीन है, वो सभी क्षेत्र को अगर संरक्षण में नहीं लिया गया तब की बात की जा रहा है। अगर उसको भी मिला लिया जाएगा तो काफ़ी क्षेत्र आ जाएगा हम लोग का, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा आ जाएगा। और एक्चुअली में 32.8 लाख लिखा हुआ, ये पूरा दे दे तो 3287 ना 263 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, याद रखना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, देखो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ पूरे भारत, ठीक है। पूरा याद रखना, ठीक है। अब अजी तो यहाँ पर लिखा है वर्तमान समय में 54% जो ज़मीन है वो खेती लायक है, ठीक है ना। पंजाब हरियाणा के लोग जाता है ज़बरदस्त खेती करता है, 80% भाग को पर खेती करता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में 10% से भी कम लोग जो है खेती कार्य में जुड़ा हुआ है। ये ज़मीन जो है खेती लायक ज़मीन है, ठीक है, सर ना।
अब किसी भी देश के लिए ज़मीन जो होना चाहिए वो 33% ज़मीन होना चाहिए, समझ ना। लेकिन हमारे भारत में जो आज जो है 20% मात्र ज़मीन है 1952 के रिपोर्ट के हिसाब से, है ना। अभी वर्तमान में 24 से ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, है ना, 24 दशमलव समथिंग 24.5 जो है परसेंटेज, ये क्या है हम लोग का जंगल है, ठीक है। पहले होना कितना चाहिए था 33% किसी भी देश के लिए, लेकिन है 24 लगभग अभी, और 1952 के समय में 20% था, ठीक है। आगे आते हैं, आगे समझते हैं। चीज़ें समझ आ रहा होगा तो कृपया बीच बीच में मैं बार बार आपसे बोलूँगा कि नए बच्चे होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा। इसी तरह और भी सेशन आते रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो भू क्षरण और भू संरक्षण। भू क्षरण मतलब होता है भूमि का क्षर गया, बर्बाद हो गया। भू संरक्षण मतलब होता है उसको बचा लेंगे। तो भू क्षरण मतलब होना बर्बादी, और संरक्षण मतलब होता है बचाना। अब क्षरण कैसे होता है तो बचाएंगे कैसे, पहले जानिए क्षरण कैसे होता है। तो मिट्टी कैसे क्षरित हो जाएगी, या तो भूकंप आ जाएगा, या तो बाढ़ आ जाएगा, या तो ज्वालामुखी आएगा, सुनामी आएगा, है कि नहीं, या मानवीय क्रिया से होगा। किसी न किसी कारणों से भूमि धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो गई, उसको बोलेंगे भू क्षरण हो रहा है। संरक्षण कैसे करेंगे, अत्यधिक पेड़ लगाइए, है ना, मिट्टी पर कूड़ा कचरा ना फेंकिए, है ना, कल कारखानों से निकलने वाली जो गंदगी होती है सीधे मिट्टी पर इधर उधर उसको ना डालिए, ताकि मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे, मिट्टी की उर्वरता बना रहे और मिट्टी का कटाव भी कम हो सके, ठीक है। अब यहाँ लिखा है मृदा को अपने स्थान से दूसरे स्थान की क्रियाओं को स्थानांतरित होना भू क्षरण कहलाता है। मतलब मिट्टी घसक गया, कैसे घसक गया, बाढ़ के कारण। घसक मतलब क्या होता है कि ऐसे टूट गया, हट गया, तो वही करा अपने जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, भू क्षरण कहलाता है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि तीव्र वर्षा वाले मृदा के कटाव होकर अवनालिका के माध्यम से किसी गड्ढा या घाटी में जमा कर दिया जाता है। अवनालिका मतलब होता है जहाँ से मिट्टी जो है जैसे देखते हो कि मिट्टी में ऐसे लाइनिंग दरार खानी बनी जाती है, दरार बनी, उसी दरार से जब पानी जाती है तो उसको अवनालिका बोलते हैं। मतलब नाली की तरफ बनी है तो अवनालिका बोलेंगे, ठीक है। भारत में इस प्रकार का 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि जो है नुकसान हो चुका है इस समय के हिसाब से देखा जाए तो। भूमि पर 28% जो है वन अंतर्गत तथा 56% जो जल क्षेत्र है जो अंतर्गत है। मतलब पूरी धरती पर देखा जाएगा तो 28% जो है ना जमीन है, और 56% जो है क्या भैया, है ना, जल अंतर्गत है, ठीक है। आ गया जी। यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जल द्वारा अपरदृत क्षेत्र, यानी जल द्वारा जो क्षेत्र है भारत में देखेंगे तो 56% है। वही चीज़ यहाँ बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं विश्व बोलती हूँ, ठीक है। ये भूमि मतलब विश्व नहीं बोला हूँ, एक्चुअली भूमि बोला हूँ। तो भूमि, भारत की भूमि की बात हो रही है क्योंकि भारत का ही तो इसमें सारी चीज़ें भारत का देगा, ठीक है। तो भारत की भूमि पर 56% जो भाग है वो क्या है तो जलमग्न है, यानी जल से घिरा हुआ है। 28% जो भाग है वो क्या भैया, तो 28% जो है जंगल है, ठीक है। मतलब पूरा मिला देंगे तब। उसके बाद देखेंगे तो लवणीय पानी जो है वो कितना है तो भैया 10% है। लवणीय मतलब होता है नमकीन, 10% है, ठीक है, 10% है। उसके बाद देखेंगे तो है ना वायु द्वारा अपरदित क्षेत्र जो है वो कितना है तो 6% है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे समझते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ दिया है ना, 2 पेज और लगभग बच गया, उस चीज़ों को तुरंत खत्म कर लेंगे लोग, है ना, उसको अभी तुरंत कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो अगर बीच में अच्छा लग रहा होगा तो बीच बीच में एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक बटन दबाते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करते रहिएगा, ताकि हम लोग एक ज़बरदस्त बैच की शुरुआत कर सके। फ्री बैच, जब भी मैं बैच बोलूँ, क्योंकि एक मेरे भाई थे वो मैसेज किए शायद व्हाट्सएप पे मेरे, और वो नोट्स के लिए पूछ रहे थे कि सर चार्ज लगेगा। नहीं भैया, मेरे पास जो भी चीज़ें होगा सारी फ्री प्रोवाइड होती है। मेरे ना मुझे ऊपर वाला मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है, ये चार्ज उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरे पास से मुझसे संभव हो पाएगा सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करते रहूँगा, ठीक है। आप उतना टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो मेरे लिए मुझसे पूछ दिए, मेरे से मांग दिए, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो खनन। अब खनन के उपरांत जो होता है वो मिट्टी बर्बाद होती है। खनन से अब देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा सीरियस समझ लेते हैं लोग, ठीक है। खनन के उपरांत क्या होता है, मिट्टी जो होती है, मिट्टी खाई और मलबे के रूप में बच जाता है। यानी क्या कि खनन करके मिट्टी को कोड़ के वहाँ छोड़ दी तो क्या होगा, मिट्टी बर्बाद हो गया। इस प्रक्रिया द्वारा झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि का निम्नीकरण हुआ। भूमि का निम्नीकरण मतलब होता है कि भूमि का बर्बादी हो रहा है। भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि का बर्बादी होना। खनन प्रक्रिया द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में तो खनन द्वारा किन क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण हो रहा है, तो भूमि निम्नीकरण हो रहा है खनन द्वारा ये झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनन किया जाता है। खनन मतलब क्या होता है, खनिज को बाहर निकाला जाता है और बड़ा बड़ा गड्ढा छोड़ देता है लोग, तो इससे भूमि क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। भूमि निम्नीकरण मतलब होता है बर्बाद होना। अब आगे से देखना, उड़ीसा में वन उन्मूलन के कारण भूमि बर्बाद हो रहा है। क्वेश्चन पूछा था एक बार कि वन उन्मूलन द्वारा निम्न से किन क्षेत्रों में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, तो भैया कहाँ हो रहा है, उड़ीसा में। यानी वन उन्मूलन मतलब जंगल को काट दिया रहा है, ठीक है, तो कहाँ हो जा रहा है, भूमि बर्बाद हो गया, ठीक है। उसके बाद गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचरण से, मतलब गाय भैंस ढेर चरा दिए, ठीक है, और ना जो ज़मीन था वो जो है पूरी तरह से बर्बाद होने लगा, ठीक है। अति पशुचरण से क्या हुआ कि भूमि का
जो स्तर जो है प्रभावित होने लगा और भूमि का निम्नीकरण की तरफ चला गया, मतलब भूमि जो है बर्बाद होने के कगार पे पहुंच गया। पंजाब हरियाणा वाला जैसे क्षेत्रों में क्या होता है, अधिक सिंचाई करने से, क्योंकि पंजाब हरियाणा में लोग खेती खूब करता है और अंधाधुंध सिंचाई करता है, और सिंचाई में क्या करता है ना, दवाइयों का यूज करता है, जिससे मिट्टी जो होता है धीरे धीरे बर्बाद होते जाता है। तो अधिक सिंचाई की वजह से पंजाब और हरियाणा में, वन उन्मूलन की वजह से उड़ीसा में, खनन की वजह से झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और उसके बाद अति पशुचरण हो जाएगा, पशुचरण यानी चरा देंगे जो गुजरात राजस्थान ये वाला क्षेत्रों में, ठीक है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में। अब देखो गुजरात राजस्थान में थोड़े बहुत जंगल है, मतलब थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और मिट्टी पे थोड़ी बहुत घास दिखता है, उसको क्या करता है लोग, गाय भैंस चढ़ के और ये ऊँट वगैरह चढ़ के उसको ही खत्म कर देते हैं लोग, ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड लिखा है जल क्रांतता। ये जल क्रांतता मतलब क्या होता है, सिंपल समझिए, जल क्रांतता मतलब क्या होता है कि इसको बोलते हैं कि है ना, वाटर लॉगिंग, मतलब कि पानी जमा हो गया, इसको जल क्रांतता का बोलते हैं। अब पानी कहीं किसी एरिया में जमा हो जाता है ना, तो उससे दो नुकसान होगा। मिट्टी के अंदर होता क्या है ना, एक्चुअली में मिट्टी के अंदर लवणीय गुण और क्षारीय गुण दोनों पाया जाता है, दोनों समान मात्रा में उसके बैलेंस बना रहता है। कभी कभार क्या होता है, किसी मिट्टी में लवणीय गुण कम होता है ना, तो वही इसीलिए बोला जाता है कि मिट्टी की जांच करके खेती करनी चाहिए। अगर उसमें लवणीय गुण की कमी है तो लवणीय, उसमें कोई दवा लाइए जिसको लवणीय उसको बढ़ा दे, ताकि मिट्टी का बैलेंस बन जाए और मिट्टी उपजाऊ हो जाए। और मिट्टी में क्षारीयपन कमी है तो उसका क्षारीय कोई पदार्थ ऐसा लेके आइए जो मिला दीजिए, जो दवा लेके आइए, ताकि उसका क्षारीयपन मिल जाए। इस तरह क्या होगा कि मिट्टी का उपजाऊपन जो है बरकरार रहेगा। अब क्या होता है कि जल क्रांतता मतलब जल लग जाने के कारण क्या होता है, जैसे गड्ढा हो गया या किसी कारण से हो गया, वह पानी खूब लग गया है, तो उससे क्या होगा, मिट्टी की जो बैलेंस था, यानी कि जो बैलेंस मतलब क्या है कि जो उसके लवणीय और क्षारीय गुण का जो समावेश बढ़िया से बना हुआ था वो बिगड़ने लगा। इससे क्या हुआ कि जल क्रांतता की स्थिति पैदा होने लगी या मिट्टी की बर्बादी को पैदा होने लगी, ठीक है। आगे जी, इससे भी क्या होता है, भूमि निम्नीकरण की कगार पहुंच जाएगा, ठीक है। आगे जी, उसके बाद लिखा है कि खनिज आधारित उद्योग जैसे सीमेंट, मिट्टी बनाना, मूर्ति आदि जो है, चूना पत्थर, खड़िया सेल खड़ी पीसने के वायुमंडल से धूल कण विसर्जित होते हैं और ये धीरे धीरे भूमि पर के परत पर जाकर जमा हो जाते हैं, जिससे मिट्टी के क्या होता है, अवशोषण की क्षमता प्रभावित होती है। इससे उद्योगों में निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को और भूमि और जल दोनों को प्रभावित करते हैं। अब क्या है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, खनिज तत्व जैसे सीमेंट उद्योग से मिट्टी का जो बर्तन बनता है और उसके बाद से मूर्ति वगैरह बनता है, तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें चूना पत्थर ना, खड़िया का, सेल खड़ी का आदि का पीस के उसको उपयोग किया जाता है, और उसमें उपयोग करने पर ना चूना वूना का उपयोग किया जाता है। ये सब जब मिट्टी पे गिरता है ना, तो मिट्टी पे क्या होता है ना कि एक लेयर जमा देता है, जैसे कैसे प्लास्टर कर देता है। सिंपल समझो कि मटिया को कर देता है वो प्लास्टर, ये सब गिर के क्या होता है, मट्टी को प्लास्टर कर देता है। जब प्लास्टर कर दिया ना तो पानी नीचे नहीं जा पाता है, और जब पानी धरती के भीतर नहीं घुसेगा ना तो धरती क्या हो जाएगा, उपजाऊ नहीं होगा। जिससे क्या होता है, धरती के धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो जाती है, उपजाऊपन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ आकाटक सत्य यह है कि 95% से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि द्वारा होती है। मतलब लोगों की जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति वो सब तो ज़मीन से पूरा होता है ना, है कि नहीं है। आगे आएंगे तो यहाँ एक लिखा है कि वर्तमान की पीढ़ी लाभान्वित हो रही है, मतलब कि मिट्टी से हम लोग अभी तक हम लोग मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे भूमि निम्नीकरण की आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या, यानी भूमि जो बर्बाद हो रही है, तो समस्या तो है ही, जाहिर सी बात है समस्या तो है ही। इसलिए समस्या है क्योंकि भूमि जितना निम्नीकृत होते जाएगी, भूमि का उपजाऊपन खत्म होता जाएगा और आने वाले समय में हम लोग खेती करने लायक योग्य जमीन बहुत ही कम बचेगा, और उससे क्या होगा, एक हाहाकार मच जाएगा खाद्य फसल के लिए, ठीक है। आगे आएंगे तो देखेंगे, तो उसके बाद देखेंगे यहाँ लिखा है फसल चक्र। फसल चक्र क्या मतलब होता है, फसलों को बदल बदल कर खेती करना फसल चक्र कहलाता है, ठीक है। इससे मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है। अलग अलग फसल को लगाया जाएगा ना तो अलग अलग फसलों में अलग अलग गुण पाया जाता है ना, अलग अलग उसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिससे मिट्टी को वो अवशोषित करते रहते हैं, मिट्टी में उससे मिलते रहता है, अलग अलग कीड़े आकर्षित होते हैं, तो मिट्टी का थोड़ा सा उपजाऊपन बना रहता है, ठीक है। आगे आ जाइएगा, आगे देखेंगे, आगे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए तिलहन और दलहन की बात कर रहा, वही मैं बोल रहा था, अलग अलग पौधे को उगाने से क्या फ़ायदा होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ कि तिलहन और दलहन की पौधे को उगाने से क्या होता है कि जो तिलहन का पौधा होता है या दलहन के यानी दाल और तेल का जो पौधा होता है, उसमें क्या होता है ना कि वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के वाले पौधे होते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि वो उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। यानी तेल या दाल वाले जो पौधे होते हैं उसी क्षेत्र में उगाए जाएंगे जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन की कमी किस में था, शुरू में पढ़े हैं आप लोग, बताइए NPK में नाइट्रोजन की कमी कहाँ हो रहा था, जलोढ़ मिट्टी में हो रहा था, ठीक है। और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होती है कि समोच्च जुताई होती है। समोच्च की मतलब क्या होता है, मैं कई बार बताया, पहाड़ों को ऐसे काट के ऐसे सीढ़ी नुमा बना देते हैं। क्या बनाते हैं भैया, सीढ़ी नुमा बना देते हैं। अब ये काहे बनाते हैं सीढ़ी नुमा, इसका कारण क्या होता है, इससे क्या है ना कि पानी जो है ना यहाँ पर एक जगह जमा नहीं, जैसे मान के चलो कि अब यहाँ देखो, मान के चलो कि पहाड़ ऐसे रहता है, ऐसे पहाड़ रहता है हम लोग का, ठीक है, ऐसे पहाड़, ऐसे भी पहाड़ ऐसे रहता है, ठीक है। अब क्या होगा, खेती की जगह तो यहाँ पानी आकर जमा हो गया, अब पानी जमा हो गया और यहाँ पानी मिल ही नहीं रहा, यहाँ पानी नहीं मिल रहा, यहाँ पानी जमा हो गया। इससे क्या होगा, इससे दिक्कत क्या होगा कि कहीं पानी ढेर लग गया,
कहीं पानी नहीं मिल रहा है, इससे होगा कि वहाँ की मिट्टी फसल जो है बर्बाद हो जाएगी। अब जब ये सीढ़ी नुमा कर देंगे, क्या कर देंगे, जब ऐसे सीढ़ी नुमा कर देंगे, ठीक है, ऐसे सीढ़ी नुमा कर देंगे तो इससे क्या होगा ना कि ये यहाँ पर एक ऐसे टाइप का मोरी बना देंगे, मोरी मतलब ब्लॉक कर देंगे पानी को, जितना मर्जी उतना पानी लगाकर ब्लॉक कर देंगे। अब जब हो गया कि पानी की जरूरत भर हो गया, पटा दिए, तो यहाँ इसको मोरिया को हटा देंगे, टूट गया तो पानी गिर जाएगा नीचे, है कि नहीं, और पानी नीचे गिरेगा तो यहाँ से चल के सब जगह नीचे चला जाएगा। तो जहाँ मर्जी वहाँ मोरी बना के ऐसे ब्लॉक करके पानी को रोक सकते हैं और पानी को मतलब छोड़ना होगा तो छोड़ सकते हैं। तो इससे इसी खेती को बोलते हैं समोच्च रेखीय खेती, मतलब अपने पानी को अपने कंट्रोल में रख लेंगे, इससे मिट्टी का उपजाऊ पर बना रहेगा और खेती आसानी से हो जाएगी। अब यहाँ लिखा है पवन अप्रदन, यानी हवा से भी अप्रदित होती है ये फसल है, ठीक है। पवन अप्रदन मतलब क्या, मान के चलो कि एकदम झरोके से हवा चले, एकदम गनगना के हवा चले फसल पर, तो फसल क्या करेगा, उखाड़ के लेकर भाग जाएगा, कहेगा चलो भैया घूम के आया जाए, ठीक है। उस एरिया में क्या किया था, पट्टिका कृषि का। अभी पट्टिका कृषि मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो कि यहाँ फसल बोया और यहाँ फसल बोया, ठीक है। अब ये फसल बोया है, जैसे मान के चलिए कि ये हो गया फसल बोया, ठीक है, ये फसल बोया, ये फसल बोया, ये फसल हो गया, और यहाँ फसल बोया, ये फसल बोया, सब फसल बोया। अब इसके बीच में क्या होता है ना, घास के ऐसे पट्टी लगा दिया जाता है, घास की पट्टी लगा दी, फिर यहाँ पट्टी लगा दिए, फिर उसके बाद से ये यहाँ पट्टी लगा दी, और यहाँ फसल ऐसे बो दिए, फिर बो दिए, फिर पट्टी लगा दिए। अब ये घास की पट्टी लगाने से क्या होगा, जब हवा मारेगा झोंका ना, मान के चलिए हवा आ रहा है खूब तेजी में, तो ये घासवा जो है ना हवा का रफ्तार को धीरे कर देगा, क्योंकि रोक लेगा, ठीक है। उसके बाद फसल को धीरे से पड़ेगा, है ना, उसके बाद इधर से भी आएगा तो उसी तरह रोक लेगा। तो पौधों के बीच बीच में घास की पट्टी लगा देना, ये कहलाता है पट्टिका कृषि, और ये वहीं पर होता है जहाँ पर पवन अप्रदन वाला क्षेत्र होता है। और ये क्वेश्चन पूछा था शायद 9th या 10th वाले में जो एग्जाम हो रहा था, या PRTL एग्जाम वाले में हो रहा था, कहीं ना कोई ये क्वेश्चन पूछा हुआ था BPSC के एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, सर है ना। तो ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा था कि पट्टिका कृषि जो है निम्न में से किन क्षेत्रों में, पट्टिका कृषि निम्न में से किन क्षेत्रों में मतलब पौधे को बचाने के लिए किया जाता है, तो पवन अप्रदन वाले क्षेत्रों में पौधे को बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है एक एंडिन नामक रसायन जो होता है, मतलब पौधे मिट्टी में जो रसायन डालते हैं कि मिट्टी उपजाऊपन हो जाए, उसमें एक रसायन का नाम होता है एडिन, ठीक है। एडिन रसायन जो होता है वो क्या करता है, मेढक के प्रजनन को रोक देता है, मतलब मेढक का प्रजातियां नहीं बढ़ने देता है, ठीक है। ये रसायन क्या करता है, तो क्वेश्चन एक बार पूछा था कि निम्न में से कौन सा रसायन जो होता है मेढक के प्रजनन को रोक लगा देता है, सॉरी, तो कौन होता है भैया, तो एडिन होता है, ठीक है, एडिन नामक रसायन। इससे कीटों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि मेढक जो होता है ना कीड़ा मकोड़ा खाता है सब, मेढक कोई मर जाएगा तो कच्ची खाएगा, कीड़ा मकोड़ा बढ़ जाएगा, कीड़ा मकोड़ा क्या करता है लो ना, कीड़े मकोड़े की जब संख्या बढ़ेगी तो वो फसल के खा जाएगा, जैसे टिड्डा होता है लो, ठीक है। आगे जी, अब यहाँ देखिए तो लिखा हुआ है वृक्षारोपण, क्या लिखा भैया, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण क्या होता है, मतलब अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। ये मृदा संरक्षण का सबसे बड़ा मतलब तरीका है कि मृदा संरक्षण किया जा सकता है, मृदा को बचाया जा सकता है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाइएगा तो मिट्टी को बचाया जा सकता है। अब कहा है भैया वृक्ष लगाने से क्या फायदा है, वृक्ष असल तो करता क्या है, एक काम करता है कि वो मिट्टी को, जो वृक्ष जो जड़ें जो होती है ना, जैसे मान लीजिए वृक्ष खड़ा है तो इसके जो जड़ें नीचे गई है ना, मिट्टी को एकदम जड़ मजबूत पकड़ लेता है। इससे क्या होता है, इतना दूर जितना दूर उसका जड़ फैले रहेगा उतना दूर के एरिया को मिट्टी को पकड़ लेगा, इसको कटने नहीं देगा। और दूसरा क्या करता है, वृक्ष उसी एरिया में ज़्यादातर होगा, और वृक्ष लगाने से उस एरिया में क्या होगा, बारिश ज़्यादा होगा, है कि नहीं, तापमान कम मतलब बना रहेगा, तापमान गर्मी ज़्यादा नहीं होगा, और होगा भी तो वहाँ बारिश खूब होगा तो तापमान फिर सामान्य हो जाएगा। इससे मिट्टी का उपजाऊपन बना रहेगा, मिट्टी का कटाव कम होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें फायदा होगी। अब यहाँ लिखा हुआ है ये तत्व, वो चीज़ें जो लिखा हुआ है वो चीज़ें नोट किया हूँ यहाँ पर, जो कि NCERT में दिया होता है और इसमें इसकी चीज़ की कमी थी, उस चीज़ों को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दिया हूँ, ठीक है। जैसे लिखा हुआ था कि मिट्टी के ऊपर जो दरार लग सकता है उसको अवनालिका कहते हैं, जो कि पीछे मैं समझा दिया हूँ। अवनालिका था लेकिन स्पष्ट में नहीं बताया था। मिट्टी में क्या होता है, दरार, जैसे मैं नहीं बोल रहा मिट्टी में दरार लगे क्या वो नाली की तरह बन गया, उसको बोलेंगे अवनालिका, ठीक है ना। उसके बोलते हैं उत्खात भूमि, उत्खात भूमि को इंग्लिश बोलते हैं बैड लैंड। बैड लैंड मतलब क्या, खराब जमीन। समझ रहा, चंबल के जो क्षेत्र है ना, गुजरात के जो चंबल क्षेत्र है, सॉरी राजस्थान का चंबल जो क्षेत्र है, वह खड्डा या भूमि कहते हैं इसको, खड्डा, यही बैड लैंड को या उत्खात भूमि को खड्डा भूमि बोलते हैं। मतलब क्या होता है, उस एरिया में गढ़ा गढ़ा टाइप का ऐसे बन जाता है जमीन, समझ, गढ़ा गढ़ा पूरी तरह से गढ़ा गढ़ा टाइप का बन जाता है, ठीक है। यहाँ रक्षक मेखला जो होता है, ये पवन अप्रदन वाले क्षेत्र में, वही जो रिजु जो क्षेत्र था, ये क्या बोलते हैं उसको, ये ना क्या नाम था, पट्टिका कृषि जो था ना, पट्टिका कृषि, उसी को रक्षक मेखलाया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्षक मेखला, मतलब कि वैसे पेड़ मतलब पौधे जो लगाए गए रहते हैं, वो पौधे जो होते हैं वो उड़ ना जाए हवा के चक्कर में, उनको बचाने के लिए, है ना, क्या किया जाता है, बड़े बड़े पेड़ लगा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं रक्षक मेखला। और जब घास लगाते हैं तो उसको बोला जाता है पट्टिका कृषि। जब घास लगाएंगे पौधे को बचाने के लिए तो बोलेंगे पट्टिका कृषि, क्योंकि घास के पट्टी लगा दिए। और जब क्या बोलते हैं उसको, है ना, बड़े बड़े पेड़ लगा देंगे ताकि उस एरिया में जो है हवा का रफ्तार धीरे हो जाए, तो उसको बोलेंगे रक्षक मेखला, ठीक है, याद आ गया, समझ आ गया। अब देखिए कि मृदा घुल कर क्या होता है, मृदा क्या होता है ना, मिट्टी के ऊपर पानी जब जमा होता है तो घुल कर मिट्टी क्या करती है, ऊपर ऊपर ऐसे कट जाती है, तो उसको बोलते हैं ऊपर ऊपर जब बह जाएगी तो उसको बोलेंगे चादर अप्रदन। मतलब चादर होता है क्या होता है, पातर पतला होता है चतला चादर, और ऊपर ऊपर ऐसे मिट्टी कटा के चल गया तो चादर अप्रदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, चादर अप्रदन बोलेंगे, ठीक है।
अब यहाँ लिखा पट्टी कृषि, जो पवन क्षेत्र में होता है वही पट्टी का कृषि जो ऊपर जस्ट अभी पढ़े लो, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक हम लोग कंप्लीट। अब आ गया क्वेश्चन आंसर। टॉपिक के काफ़ी बड़ा था और इससे तो बड़ा अगला टॉपिक है भाई साहब, वो तो और बड़ा है कि नहीं है। उसको कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि मैं ना उसको कब तक कंप्लीट करता हूँ, है कि नहीं है। तो उसको कंप्लीट किया जाएगा, काफ़ी समय भी लग रहा है, लेकिन आप सभी का सपोर्ट बना रहेगा तो इसको बनाया जाएगा, है कि नहीं है। क्वेश्चन आंसर देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो भैया पंजाब में क्या हो रहा था, अधिक सिंचाई कर दे रहे थे, है कि नहीं। अति पशुचन कहाँ कर रहे थे, राजस्थान गुजरात वाला क्षेत्रों में। वन उन्मूलन कहाँ हो रहा था, वन कटाई उड़ीसा में हो रहा था। सोपानी कृषि, यानी सोपानी कृषि को ही बोला जाता है ये सीढ़ी नुमा कृषि। तो सोपानी कृषि यानी या इसी को समुच्च रेखी कृषि बोलते हैं। 3 नाम, समुच्च रेखीय, सोपानी या सीढ़ी नुमा। तो पहाड़ आपको कहाँ दिख रहा है, उत्तराखंड में दिख रहा है, मतलब पहाड़ कहने का मतलब किस राज्य में दिख रहा है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तब मरुस्थलीय कहाँ होगा, राजस्थान में होगा, सभी को पता है कि नहीं। अगला, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन, एड्रीन अभी जस्ट पढ़े लो, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या भैया, मैं बता चुका, रेगुर मिट्टी। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। और इसका एमसीक्यू सेशन भी आएगा, घबराना नहीं है, सारे सेशन आते रहेंगे एक एक करके। तो फिर दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अभी हो गया मेरा भी हालत थोड़ा सा पंचर, अब चल थोड़ा सा पानी नहीं, वाटर ग्रहण कर लिया जाए, थोड़ा सा हवा खा लिया जाए, थोड़ा सा घूम घाम के थोड़ा सा मूड फ्रेश करके फिर अगला वीडियो को बनाया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो अगर बेहतर लग रहा होगा तो मैं आपसे बार बार बोलूँगा कि यही चीज़ की एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जितना कमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे पता चलता है। क्योंकि दूसरा कोई मेरे पास से तरीका नहीं है जानने के लिए कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपकी कमेंट नहीं आती है तो इसका मतलब मुझे समझ आता है कि आपको पसंद, मतलब और थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करना है या नहीं समझ आ रहा है कि नहीं है। तो जितना व्यूअर्स रहते हैं उतना कमेंट नहीं आता है, सब कोई एक एक कमेंट कर देगा। क्योंकि अगर ये 1 घंटे का अगर वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो में आप 1 सेकंड का अगर एक कमेंट नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़ायदा मुझे वीडियो बनाने से। 1 सेकंड का कमेंट करती है कि ठीक है, ओके, नहीं कुछ लिखना होगा तो जो अंगूठा का निशान होता है सिंबल, उसी को ऐसे भेज दीजिए, ओके, है ना। या समस्या होगी किसी भी तरह का तो बेधड़क लिखिए पूरी तरह से, है ना, कि ये चीज़ों को इस तरह इंप्रूव कीजिए, तो उसको सुधारने की कोशिश की जाएगा, ठीक है। तो जितने भी देख रहे हैं अगर दिल से देख रहे होंगे और दिल से अगर लग रहा होगा कि मेरी मेहनत आपको साकार जा रही होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद लग रहा होगा, वीडियो आपको हेल्प कर रहा होगा, तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें चीज़ें पता चलती रहेगी, ठीक है। तो फिर यहीं पर वीडियो करते हैं एंड, फिर दूसरे किसी क्लास से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।